Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मुरादाबाद। आप सबने मुरादाबाद का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मुरादाबाद अपने ब्रास वर्क के लिए, यानी पीतल के बर्तन और पीतल के जो सजावटी सामान होते हैं उसके लिए बहुत मशहूर है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश दुनिया में मशहूर है। काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ से इम्पोर्ट भी होती हैं। तो इसी मुरादाबाद शहर में 13 जुलाई शनिवार के रोज़ एक बड़ी घटना हुआ ये कि पीतल का ही कारोबार करने वाले एक बिजनेसमैन की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस बिजनेसमैन का नाम अनिल चौधरी है। अनिल चौधरी 13 जुलाई को अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। आमतौर पर ये वो जगह होती है जिसे इंसान सबसे सेफ मानता है, अपने सोने की जगह अपना घर। तो उनके घर में अचानक रात को तकरीबन 1 बजे 2 लोग दाखिल हुए और इन 2 लोगों ने ताबड़तोड़ अनिल चौधरी पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। और ये जो वार कर रहे थे, इसी वार से अनिल चौधरी की मौत हो गई। इत्तेफाक से जब ये दोनों हमलावर घर में घुसे थे और वो अनिल चौधरी पर हमला कर रहे थे, वहीं पास में उनकी 13 साल की बेटी भी सो रही थी, जिसकी नींद अपने पापा की चीख से खुल गई। और उसने ये देखा कि 2 लोग जिनका नाम मोहित और आमोद है, दोनों उस परिवार के जानने वाले हैं, वो दोनों लोग उसके पापा पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर रहे हैं। घर में अनिल की बीवी भी मौजूद थी, तनु। वो भी शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। और जब तक बेटी और बीवी ये दोनों प्रॉपर तरीके से रिएक्ट कर पाते या मान लीजिए शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला पाते, तब तक इन लोगों ने इतना ज़्यादा नुकसान अनिल चौधरी का कर दिया था कि उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाए जाते हुए उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर अनिल चौधरी का कत्ल हो गया। अब जैसे ही इसके बारे में आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को और पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ जमा हो गई। तो पूरी कहानी जो निकल कर सामने आई वो ये सामने आई कि ये मोहित और आमोद जो है, ये किसी फर्म के रुपए देने के लिए, यानी कारोबारी बातचीत के सिलसिले में, और कुछ रुपए अनिल चौधरी को देने के बहाने से उनके घर में घुस आए थे। और रुपया देना सिर्फ बहाना था। इनकी नीयत क्या थी, क्यों ये कत्ल करना चाहते थे, ये नहीं पता। लेकिन घर में घुसकर उन्होंने अनिल की बीवी तनु को और जो 13 साल की बेटी है जो सो रही थी, तनु ने तो खैर खुद दरवाज़ा खोला था, लेकिन बेटी सो रही थी, उनको बिल्कुल इग्नोर करके ताबड़तोड़ अनिल चौधरी पर हमला किया और चाकू वाकू मारकर वहाँ से भाग निकले। बेटी ने ये बताया कि जो घर में घुस आए थे उनका नाम मोहित और आमोद है। और अनिल की जो बीवी है तनु, उसने भी कंफर्म किया कि हाँ, मोहित और आमोद ही आए थे और ये लोग को दरवाज़ा मैंने ही खोला था, क्योंकि ये रुपए देने के लिए आए थे। कह रहे थे कि चौधरी साहब से मिलना है और कुछ फर्म के रुपए हैं वो उन्हें देना है, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो पुलिस अब मोहित और आमोद, इन 2 लोगों की तलाश में जुट गई। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद पुलिस को ये जो आमोद है वो मुगलपुरा इलाका है एक मुरादाबाद में, वहाँ पर सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। और उसके हाथ में कट का निशान था, नस काटे जाने जैसे निशान थे, और बहुत सारा खून, जहाँ पर वो पड़ा था वहाँ भी बहुत सारा खून पड़ा था। तो पुलिस उस आमोद को उठाकर अस्पताल लेकर गई और अगले दिन यानी रविवार के दिन उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। और वजह ह्यूज ब्लड लॉस को बताया गया, मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। डॉक्टरों ने ये बताया कि उसके हाथ में जो कट का निशान था बेसिकली चाकू से कटा हुआ था और उससे हाथ की नस कट गई थी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ और इसी ब्लड लॉस की वजह से आमोद की जान चली गई। पूरा नाम उसका था आमोद गुप्ता। अब ये जो आमोद गुप्ता है वो अनिल चौधरी के घर के पास ही रहता था। अनिल चौधरी शहर के कटघर थाना क्षेत्र में बीच गाड़ी खाना एक जगह है, वहाँ पर उनका घर है, वहाँ वो रहते थे, जहाँ पर ये हत्या भी हुई थी। आमोद के बारे में अब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो एक कैंसर पेशेंट है और उसका भरा पूरा परिवार है और उसकी अनिल चौधरी से
कोई ऐसी सीधी दुश्मनी नहीं थी। मतलब मरने मारने या घर में घुसकर कत्ल कर डालने जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। ऐसे में पुलिस इस असमंजस में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आमोद गुप्ता ने आखिर अनिल चौधरी की हत्या क्यों की और खुद उसकी भी मौत कैसे हुई। हालांकि जब हाथ में कट का निशान पुलिस ने देखा और आमोद का भी फिर पोस्टमार्टम कराया गया तो ये पता चला कि ये जो कट का निशान है ये बेसिकली अनिल चौधरी की हत्या करने के दौरान चाकू फिसल गया था और उसी फिसले हुए चाकू के वार से खुद कातिल जो आमोद गुप्ता है उसके हाथ की नस कट गई और उसी नस कटने की वजह से आमोद गुप्ता की भी मौत हो गई। यानी आमोद खुद एक कातिल था, कत्ल करने गया था, कत्ल उसने कर भी डाला, लेकिन कत्ल करने के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में आमोद गुप्ता की भी मौत हो गई। तो एक तरफ तो अनिल चौधरी की जान गई, फिर एक कातिल आमोद गुप्ता उसकी भी मौत हो गई। अब एक और कातिल बचा था मोहित। मोहित बेसिकली मुरादाबाद से बाहर का रहने वाला था और वो पिछले कुछ दिनों से मुरादाबाद में रह रहा था और मुरादाबाद में मोहित जो है एक आदमी है कन्हैया, उसके घर में रुका हुआ था और ये जो कन्हैया नाम का आदमी है वो आमोद गुप्ता के घर में किराए पर रहता था। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। यानी आमोद गुप्ता जो है उसके घर में कन्हैया किराए पर रहता था। कन्हैया के घर में ये जो लड़का है मोहित जिसने कत्ल में आमोद गुप्ता का साथ दिया ये भी रहता था किराए पर, या कुछ दिनों के लिए, कम से कम 10-12 दिनों के लिए वो रुका हुआ था, ठहरा हुआ था। तो पुलिस को ये सारा लिंक जो है एक दूसरे से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि एक जो कातिल था वो मर चुका था, दूसरा कातिल मोहित वो फरार चल रहा था। तो पुलिस ने अब मोहित की तलाश तेज की और कन्हैया की भी तलाश तेज की जिसके घर में मोहित रुका हुआ था। लेकिन कन्हैया जो है इस घटना के बाद से ही फरार था, गायब था, वो मिल नहीं रहा था। हालांकि कन्हैया के बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये जो कन्हैया है वो एक तांत्रिक है और तंत्र मंत्र करने लोगों के घर जाया करता है। पुलिस को छानबीन में ये भी पता चला कि कन्हैया का अनिल चौधरी के घर में भी आना जाना था और अनिल चौधरी की जो बीवी है तनु, वो कन्हैया नाम के इस तांत्रिक को अपना मुंह बोला भाई कहती थी, भाई मानती थी। और ये जो कन्हैया है ये तंत्र मंत्र करने के लिए अनिल चौधरी के घर जाता था क्योंकि तनु को एक बेटे की चाहत थी और तनु और अनिल चौधरी को कोई बेटा नहीं था। उनकी शायद 2 बेटियां हैं, मतलब एक बेटी के बारे में तो जानता ही हूँ जिसने वो कत्ल होते हुए देखा, शायद एक और बेटी है और वो एक बेटे की चाहत रखते थे और इसी चाहत के सिलसिले में तनु की मुलाकात जो है कन्हैया से हुई थी। लेकिन तनु के मुंह बोले भाई तांत्रिक कन्हैया के घर में ये मोहित रुका हुआ था, खुद वो कन्हैया भी गायब हो चुका था और ये मोहित भी गायब था। तो ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। तो पुलिस एफर्ट लगातार कर रही थी कि किसी तरह से इनके बारे में और जानकारी जुटाया जाए। तो फाइनली पुलिस ने मोहित को काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद उसे हिरासत में लेने, पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। और जब मोहित को पुलिस ने पकड़ा तो इस कत्ल के पीछे जो कहानी निकल कर सामने आई वो काफ़ी हैरान करने वाली कहानी थी। पता चला कि इस कत्ल में सिर्फ मोहित और आमोद ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनके अलावा कन्हैया नाम का वो तांत्रिक जो कि अनिल चौधरी की बीवी तनु का मुंह बोला भाई है वो भी शामिल है और तो और खुद अनिल चौधरी की बीवी तनु भी शामिल है। जी, यानी जिस कारोबारी का कत्ल हुआ अनिल चौधरी का, उसके कत्ल में खुद अनिल चौधरी की बीवी तनु शामिल है और सिर्फ तनु शामिल ही नहीं है बल्कि उसने इस कत्ल की पूरी साजिश को रचा था और शायद इसी वजह से उसने शनिवार की रात को दरवाज़ा खोलकर कातिलों को घर के अंदर बुला भी लिया था। अब मोहित की गिरफ्तारी के बाद ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मोहित की निशानदेही पर और मोहित के बताने पर पुलिस ने तनु को भी पकड़ लिया, तनु को भी गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया अब भी फरार था, लेकिन अब जब तनु से और मोहित से पूछताछ हुई तो कत्ल के पीछे की पूरी साजिश जो है वो सामने आ गई। वो साजिश अब मैं आपको बताता हूँ। अनिल चौधरी की बीवी तनु जो है वो कन्हैया के संपर्क में आ चुकी थी। कन्हैया एक तांत्रिक था और कन्हैया ने तंत्र मंत्र और कर्मकांड के बहाने उनको बेटा हो जाए इस तरह का झांसा भी दिया था, हो जाएगा कहा था। तनु पहले कन्हैया को अपना भाई बोलती थी, मुंह बोला भाई बोलती थी, लेकिन बाद में कन्हैया के साथ उसके इलिसिट रिलेशन बन गए और ये जो मुंह बोला भाई था वो मुंह बोला भाई दुनिया के लिए था, लेकिन असल में दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। अब अनिल चौधरी को इस बात की खबर थी और वो इसका विरोध भी करते थे और इसी के चलते
तनु ने ही अपने पति अनिल चौधरी की हत्या की साजिश रची और तांत्रिक कन्हैया के साथ मिलकर यह प्लान किया कि कैसे अनिल चौधरी को रास्ते से हटाया जाए। और इसी प्लानिंग के तहत कन्हैया ने यह बताया कि वो 2 लोगों को भेजेगा जो जाकर अनिल का कत्ल कर देंगे और तुम इसे लूटपाट की बात कहना और पूरी दुनिया में किसी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसी प्लानिंग के तहत हुआ ये कि शनिवार की रात को डिनर के बाद तनु ने अपने पति अनिल चौधरी को नशीला दूध पिला दिया, यानी दूध में नींद की गोली वगैरह डाल दी ताकि उसके पति गहरी नींद में सो जाए। और अनिल चौधरी गहरी नींद में सो भी गए, साथ में तनु भी सोने का नाटक करती रही और जो बेटी थी 13 साल की जिसने ये सब कुछ देखा था वो भी सो रही थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि रात को क्या होने वाला है। तो मिडनाइट को तकरीबन 1 बजे के आसपास तय प्रोग्राम के मुताबिक, तय साजिश या प्लान के मुताबिक मोहित और आमोद ये 2 लोग कत्ल के लिए उनके घर पहुंचे, अनिल चौधरी के घर पहुंचे। तनु ने जो स्टोरी प्लान की थी उसके मुताबिक मोहित और आमोद उनके घर आकर ये कहने वाले थे कि भाई फर्म के कुछ रुपए चौधरी साहब को देने हैं तो दरवाज़ा खोलिए। तो दरवाज़ा खटखटाया और जो भी इनका तय ड्रामा था उसके मुताबिक तनु ने दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा इसलिए खोल दिया क्योंकि मोहित और आमोद घर में आकर जो है कुछ रुपए देना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि दोनों ने मिलकर जो है तनु की आंखों के सामने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर अनिल चौधरी का कत्ल करना शुरू कर दिया। तनु तो इसमें इन्वॉल्व थी और वो मदद ही कर रही थी कातिलों की। लेकिन इस बीच 13 साल की बेटी की नींद खुल गई और उसने कातिलों को देखकर पहचान लिया। कातिल फटाफट जितने भी बार चाकू वाकू मार सकते थे मार कर वहाँ से फरार हो गए क्योंकि उनको भी डर था, पकड़े जाने का खतरा था। इस बीच जो एक कातिल था आमोद गुप्ता, उसके हाथ में चाकू लग चुका था और काफ़ी खून उसका भी बह रहा था, तो वो भी जल्द से जल्द भागना चाहता था। तो इस तरह से कातिलों ने हमला किया और भाग गए। और जब बेटी चिल्लाने लगी कि अरे ये तो मोहित और आमोद है, तो तनु भी मजबूरी में क्या करती, वो सुर में सुर मिलाने लगी और वो अपनी बेटी को और घर के दूसरे लोगों को, नाते रिश्तेदारों को ये बताने लगी कि हाँ ये दोनों आए थे और इन दोनों ने ये कहा कि वो रुपए देना चाहते हैं, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मुझे क्या पता ये लोग कत्ल करेंगे और इस तरह से मेरे हम पति पर, अनिल पर हमला कर देंगे। और इन्होंने हमला किया, मैंने बड़ी कोशिश की रोकने की लेकिन ये माने नहीं और चाकू मार कर फिर ये लोग फरार हो गए। जब बेटी की नींद खुल गई और बेटी ने ये सब कुछ देखा तो तनु भी ड्रामा करने लगी पूरी शिद्दत से। वो भी ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे उसकी आंखों के सामने उसके पति का कत्ल हो गया और वो बड़ी रोकने की कोशिश करती रही, बचाने की कोशिश करती रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सुबह होते होते जब ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आई तो बेटी तो पूरी बात सच्चाई से बता रही थी, तो तनु को भी उसका साथ देना पड़ा। फिर घर वालों ने आमोद और मोहित के खिलाफ जो है कत्ल की शिकायत दर्ज कराई, रिपोर्ट दर्ज कराई और उसमें गवाह या कंप्लेनेंट जो भी कह लें उसमें तनु भी रही और बेटी 13 साल की जो है वो तो थी ही। तो इस तरह से पहले ही दिन से इस मामले में ये तो पता था कि कत्ल करने वाले कौन है, उसमें एक कातिल मर गया, एक फरार था। लेकिन बाद में जब वो दूसरा कातिल मोहित पकड़ा गया और उसने जब ये बात बताई कि उसे कत्ल के लिए सुपारी जो दी गई थी वो कन्हैया के ज़रिए दी गई थी और कन्हैया वो तांत्रिक है जिसके संबंध अनिल चौधरी की बीवी तनु के साथ है, तो फिर सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ गई। अब जब जुड़ गई तो तनु तो गिरफ्तार हो चुकी, तनु को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके साथ ही मोहित को भी पुलिस सबसे पहले पकड़ चुकी थी। आमोद नाम का एक कातिल जो था जिसके हाथ में कट लग गया था, जो मर गया था, वो तो खैर इस दुनिया से ही चला गया। लेकिन ये जो कन्हैया है तांत्रिक, ये काफ़ी दिनों से फरार था और आखिरकार उस तांत्रिक को भी मुरादाबाद पुलिस ने पकड़ लिया, धर दबोचा। तांत्रिक से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि हाँ उसी ने ये सारा खेल रचा था अनिल चौधरी की बीवी के साथ मिलकर, क्योंकि वो चाहते थे कि अनिल चौधरी की हत्या हो जाए तो वो उसकी बीवी के साथ जो है बाकी की ज़िंदगी चैन से गुजार सके या गुलछर्रे उड़ा सके, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। लेकिन दुर्भाग्य से अनिल चौधरी की 13 साल की बेटी की नींद खुल गई और उसने कातिलों को पहचान लिया। पूरी कहानी ये है कि अगर वो बेटी कातिलों को नहीं पहचानती और उसकी नींद नहीं खुलती तो तनु जो है कत्ल हो जाने के बाद ये शोर मचाती कि घर में कुछ लुटेरे घुस आए जिन्होंने धोखे से दरवाज़ा खुलवाया और लूटपाट करने का जब उसने विरोध किया मेरे पति अनिल चौधरी ने, तो उन्होंने चाकू मारे जिससे अनिल चौधरी की मौत हो गई। तो ये प्लानिंग थी, लेकिन उस प्लानिंग का भांडा फूट गया। अब सच्चाई ये भी है कि तनु ने नींद की दवा मिली हुई गोली
मतलब नींद की दवा वाली दूध जो है वो अपने पति अनिल चौधरी को पीने के लिए दी थी। और इन बेवकूफ़ कातिलों को ये भी नहीं पता कि अगर अनिल चौधरी की बॉडी का पोस्टमार्टम होता, जो कि होना ही था कत्ल के मामले में, तो फिर ये पता चल जाता कि नशीली दवा जो है अनिल चौधरी को कत्ल से पहले दी गई थी। तो ऐसे में शक की सुई सीधे घर के वालों की तरफ ही जाती। तो अगर तनु को इतनी अकल होती तो शायद वो ये कत्ल प्लान ही नहीं करती। लेकिन ये भी है ना कि जब इंसान की बुद्धि या मति मारी जाती है तो फिर उसके तार्किक रूप से सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ये मामला कुछ वैसा ही है। और इस मामले में इसे आप ऊपर वाले का रोल कहें या किस्मत का फेर कहें, जो भी कहें, अगर अनिल चौधरी की वही 13 साल की बेटी नहीं जग जाती है और उसने कातिलों को नहीं पहचाना होता तो शायद इस मामले को सुलझने में अभी और ज़्यादा वक्त लगता। और इत्तेफाक देखिए कि एक माँ जिसे अपनी बेटियाँ नापसंद थी और उसे बेटे की इतनी चाहत थी कि बेटे के लिए ही वो एक तांत्रिक के संपर्क में आई और नाजायज़ रिश्तों में भी इन्वॉल्व हो गई। और ये भी देखिए विडंबना या तकदीर का खेल देखिए कि उसी बेटी ने फाइनली उसके करतूतों की पोल खोल दी। तो ये थी पूरी कहानी मुरादाबाद की, जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की भी कहानी है। और उसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के चलते, यानी बहुत जटिल संबंधों के चलते हुए कत्ल की एक कॉम्प्लिकेटेड साजिश, जटिल साजिश की भी कहानी है। तो ये थी पूरी कहानी। जैसा कि मैंने बार बार ये शब्द कहा कॉम्प्लिकेटेड, तो ये कहानी वाकई थोड़ी उलझाने वाली थी और मुझे नहीं पता कि इस कहानी के साथ मैं कितना इंसाफ कर पाया। आप लोगों का कमेंट इस मामले में मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर करके बताएं। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से महज इत्तेफाकों की वजह से कत्ल का एक मामला पुलिस सुलझाने में कामयाब हुई और एक स्केलेटन जो है पुलिस के हाथ लगा था। ये पालघर महाराष्ट्र की कहानी थी और उस स्केलेटन के सहारे पुलिस ने कत्ल के पूरे मामले का खुलासा किया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। असल में बीच में मैं कुछ दिनों से इरेगुलर हो गया हूँ अपनी स्टोरीज़ लेकर आने के मामले में, तो बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है थोड़े दुखी भी हैं और उनकी अपनी शिकायतें हैं। जिन तमाम शिकायतों को और जो भी आप बातें कहते हैं वो मेरे मतलब उनको मैं बड़ी शिद्दत से कबूल करता हूँ, मानता हूँ। उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं और कोई अपनी तरफ से कोई और दलील नहीं। बस ये मेरी ही कमज़ोरी है कि मैं इरेगुलर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ। उद्रेश बिंद ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि मुझे इस तरह से डेट्स जो है वो मिस नहीं करने चाहिए। मेहताब अली हैदरी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने उस घटनाक्रम के बारे में ये बताया है कि गुनाह करके इंसान कितना भी छुपा ले वो बच नहीं सकता। विनय नासवाले जी, सायरा नाम क्या है, साई रत्न, ओके, साई रत्न ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि शिकायत ज़रूर करते हैं आपसे, लेकिन प्यार की वजह से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। दर्शकों का आपके प्रति जो प्यार है वही हक से ये करवाता है। आपने देखा ही होगा हम लोग कभी भी गुस्सा या खफा नहीं होते आपसे और हो भी नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है। और वाकई आपका कमेंट जो है वो पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि ये इस अनकंडीशनल लव का वाकई मैं कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता सिवाय ये कहने के कि बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला है और मिलता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक यूट्यूबर यहाँ आए थे क्राइम तक के दफ्तर में और वो भी रेगुलर अपनी स्टोरीज़ लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुप्रतिम जी, मैं आपकी स्टोरीज़ पर जो कमेंट्स आते हैं वो कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैंने कहा तो ऐसा क्या आपने ख़ास उसमें देखा? उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह से आपसे कनेक्ट करते हैं और जितने प्यार से आपके लिए हर कमेंट करते हैं वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो बात मेरे दिल को छू गई और इन सारी बातों का क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों को जाता है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब का भी कमेंट है, संदीप शर्मा जी हैं, योगेश धरनी साहब हैं, रेखा भट्ट हैं, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से करते हैं, तनु कमेंट और तनुमान जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। एक हमारे दर्शक उन्होंने लिखा कि सर आपकी कहानी मस्त होती है, लेकिन उनका नाम जो है वो अलग से उन्होंने लिखा नहीं है। समथिंग कीवी या विस्की शॉपिंग बाज़ार, इस तरह से कुछ नाम है उनका। एनीवे, जितेंद्र यादव ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि रोज़ आया कीजिए, मतलब कहने का मतलब ये कि ये बहानेबाजी करना और गैरहाजिर रहना ये सब नहीं चलेगा। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। उमेश भूंया जी ने कमेंट किया है, उनकी भी शिकायत है कि वो रोज़ क्राइम तक में आकर स्टोरी ढूंढते हैं और मिलती नहीं है, वो परेशान हो गए। दीपक हीरा जी हैं। बजरंग जायसवाल ने भी कमेंट किया और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूं और एक बात फिर से एश्योर करना चाहता हूं कि सारे कमेंट मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ता हूं। यहाँ बेशक आपका नाम जो है मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, क्योंकि नाम मैं यहाँ रैंडम तरीके से पढ़ता हूँ, स्क्रॉल
अप करते हुए या स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो इसीलिए किसी का नाम अलग से पढ़ना या किसी को जानबूझकर स्किप करना, मिस करना, ऑब्वियसली ऐसा नहीं करता और ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सारे लोग और सारे लोगों का प्यार मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरी कमियों को हमेशा की तरह इग्नोर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मुझे और हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।